प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा, और हमारा आज का टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर्स। आवर टुडेज टॉपिक इज स्टीरियो आइसोमर्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टीरियो isomerism. So what are stereoisomerism? Isomers have same structural formula, but different arrangement of atoms or groups in space. ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? They are called stereoisomers. They are called stereoisomers, and phenomena is stereoisomerism. Phenomena is stereoisomerism. ठीक है, अब जो बेटा स्टीरियो आइसोमर्स है ना, ये तीन तरह के होते हैं. These are of three types. Stereoisomers are generally of three types. Which types? First one is, पहली है conformational isomers. Second is optical isomers. And third one is geometrical isomers. तो ये हमारे तीन तरह के आइसोमर्स हो गए बेटा, कन्फर्मेशनल, ऑप्टिकल्स और जियोमेट्रिकल आइसोमर्स. ठीक है, तो कन्फर्मेशनल में, ऑप्टिकल में और ज्योमेट्रिकल में हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे दैट इज द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. हम यहाँ पे कौन से आइसोमर्स पढ़ेंगे बेटा? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. सो व्हाट आर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स? देखिए, हेडिंग आप डाल लें, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. अब ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का. ठीक है, देखिएगा. सो व्हाट आर द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स? तो बेटा ऐसे इनफाइनाइट नंबर में अरेंजमेंट होगा एटम्स का स्पेस में, उसे हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. द इनफाइनाइट नंबर ऑफ momentary arrangements infinite number of
मोमेंट्री अरेंजमेंट। ठीक है, जो भी बेटा इनफाइनाइट नंबर में अरेंजमेंट्स होते हैं, infinite number of momentary arrangements of the atoms in space, of the atoms in space due to rotation about a single bond, due to rotation about a single bond, उसे हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड conformational isomers, and rotational isomers. ठीक है, कि बेटा कोई भी सेंटर एटम है उसके अराउंड अलग अलग अरेंजमेंट हो रहा है एटम्स का। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कन्फर्मेशन है इथेन की, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन आपको पता ही है, C2H6। तो इथेन की जनरली बेटा दो कन्फर्मेशन होती है, वैसे तो इनफाइनाइट पॉसिबल है लेकिन जनरल इसकी दो कॉन्फ़िगरेशन होती है। फर्स्ट वन इज स्टैगर्ड एंड सेकंड इज इक्लिप्स्ड। ये इसकी मेजर कन्फर्मेशन है, इसके अलावा एक और बना लेता है गोच और स्क्यू। गोच या इसी को क्या बोलते हैं, स्क्यू, बना ये भी लेता है, लेकिन इसकी मेजर ये दो ही कन्फर्मेशन है, इक्लिप्स्ड और एक आपकी स्टैगर्ड। टू मेजर कन्फर्मेशंस आर स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। इसके अलावा गोच या स्क्यू कॉन्फर्मेशन भी ये बना लेता है। तो कर ले बेटा ये पेज। तो देखिए बेटा, इसके आगे जो 2D कन्फर्मेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, 2D कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, इसमें हम दो टाइप करेंगे बेटा। दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी दो अलग अलग कन्फर्मेशन दी, साहॉर्स फॉर्मूला एंड सेकंड था न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो पहला हम यहाँ पे करेंगे साहॉर्स फॉर्मूला। साहॉर्स फॉर्मूला। तो अगर हम बात करें साहॉर्स फॉर्मूला की इथेन मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, तो इथेन मॉलिक्यूल में देखिए बेटा, ये इथेन मॉलिक्यूल है, सबको पता है, CH3। अब हमने क्या किया, ये एक सिंपल मेथड है रिप्रेजेंट करने का 3D फॉर्मूला को पेपर के ऊपर। इस मॉलिक्यूल को बेटा हम व्यू करते हैं स्लाइटली फ्रॉम अबव एंड फ्रॉम द राइट एंड प्रोजेक्टेड ऑन द पेपर। तो जो बॉन्ड आपका आता है बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, उसे हम डायगनली ड्रॉन करते हैं और उसे स्लाइड ना एलोंगेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी दिखे उसके अंदर। उसके बाद जो लोअर लेफ्ट हैंड का कार्बन है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं फ्रंट कार्बन की तरह, और जो आपका अपर राइट हैंड का कार्बन है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं बैक कार्बन की तरह। देखिए बेटा, ये हमने एक डायगोनल बॉन्ड बनाया, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया। ये दो कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये आपका फ्रंट वाला कार्बन है, ये आपका बैक वाला कार्बन है।
जो नीचे वाला कार्बन, लोअर कार्बन, इसको हम फ्रंट कार्बन की तरह एज्यूम करके चलते हैं। इस फ्रंट कार्बन पे ये 3 H जुड़ी हुई है, 1 2 एंड 3। और जो ये अपर साइड में आपका कार्बन है, इसको हम एज ए बैक कार्बन मान के चलते हैं। 3 H इस पे जुड़ी हुई है, 1 2 एंड 3। ये कन्फर्मेशन कौन सी है? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। आप देख रहे हैं जो आगे के 3 H एटम जुड़े हुए हैं, इक्वी डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस पे जुड़ रहे हैं। इसके जस्ट अपोजिट साइड में पीछे के 3 H एटम जुड़ रहे हैं। ठीक है, जो फ्रंट वाले H एटम है उनके जस्ट अपोजिट साइड में बैक वाले H एटम है। तो ये कन्फर्मेशन कौन सी होती है? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है। और अगर मैं बात करूं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की, तो उस केस में क्या होगा बेटा? वो फिर से आपके 2 कार्बन एटम होंगे, वर्टिकली ड्रॉन कर दिया। जो बैक वाला कार्बन है ये फ्रंट वाला है, और जो ऊपर वाला है ये, सॉरी बेटा, ये तो आपका फ्रंट साइड का और ये बैक साइड का है। तो इसी पे भी 3 H है यहाँ पे, 1 2 एंड 3। अब जो आगे 3 H है ना, जस्ट उसी पोजीशन पे पीछे वाले कार्बन पे भी 3 H है, 1 2 एंड 3। तो ये कौन सी कॉन्फॉर्मेशन है? इक्लिप्स्ड। ये कौन सी कॉन्फॉर्मेशन है? इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी कॉन्फॉर्मेशन है? स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन is more stable than eclipsed conformation. स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल है इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, ये आपका फ्रंट वाला कार्बन है, ये आपका बैक वाला कार्बन है। इट इज फ्रंट कार्बन, इट इज बैक कार्बन। और वर्टिकल एक बॉन्ड हमने अलाइन कर रखा है। इट इज द साहोर्स फॉर्मूला। कर लें आप इसे। नेक्स्ट कॉन्फॉर्मेशन इज न्यूमैन projection formula. Next is Newman projection formula for ethane molecule. तो बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है? देखिए, इसने जो फ्रंट वाला कार्बन है ना, फ्रंट कार्बन, उसे तो रिप्रेजेंट किया है बाय ए डॉट, और जो आपका रियर कार्बन है, पीछे वाला कार्बन है, उसे रिप्रेजेंट किया है बाय अ सर्कल। रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। That is represented by a circle. रियर कार्बन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ सर्कल। ओके, अब इसके आगे देखिए बेटा क्या होगा। जो फ्रंट वाला कार्बन है ये है, और ये इसके पीछे हो गया बैक वाला कार्बन। इसको हमने दिखा दिया एक सर्कल से, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब फ्रंट वाले कार्बन से 3 H एटम जुड़े हुए हैं इक्वी डिस्टेंस पे, बराबर 120 डिग्री के एंगल पे। फ्रंट वाले कार्बन पे जो हमने पॉइंट से दिखाया है, उस पे बराबर डिस्टेंस पे 120 के एंगल पे 3 H एटम जुड़े हुए हैं। ऐसे ही जो बैक वाला कार्बन है, उस पर भी बराबर डिस्टेंस पे 3 H एटम जुड़े हुए हैं, लेकिन अपोजिट साइड में है तीनों, 1 2 एंड 3। हो गया। जो आपके फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन एटम है 120 के एंगल पे, जस्ट जो पीछे वाला कार्बन है उसमें उन 3 H एटम की अपोजिट डायरेक्शन में बाकी 3 H एटम जुड़े हुए हैं। ओके,
तो उस कॉन्फर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इस कन्फर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं, कि जो हमारे फ्रंट के 3 एच एटम है उससे अपोजिट साइड में बैक के आपके 3 एच एटम आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये आपकी हुई स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इसके बाद हम करेंगे इसकी दूसरी इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, बराबर 120 डिग्री का एंगल था इसमें। अब हम करेंगे इसकी एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। उसमें क्या होगा देखिए बेटा, ये हमारा फ्रंट वाला कार्बन है, एक डॉट से हमने दिखाया, और ये हमारा बैक वाला कार्बन हो गया रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। तो फ्रंट वाले कार्बन पे वही इक्वी डिस्टेंस पे 3 एच एटम जुड़ी हुई है, 1 2 एंड 3। और जो ये 3 आपके फ्रंट वाले कार्बन है, जस्ट इसी के पीछे बैक वाले कार्बन की 3 एच जुड़ी हुई है। यहाँ तो अपोजिट साइड में थी तो बराबर सारी विजिबल थी, लेकिन इस केस में क्या है, जो फ्रंट वाली 3 एच है ना, उसके जस्ट पीछे बैक वाली एच एटम भी जुड़ी हुई है। मतलब आगे से आपको सिर्फ फ्रंट वाली 3 एच दिखेगी, बैक वाली एच दिखाई नहीं देगी। तो ये कॉन्फर्मेशन कौन सी है? इक्लिप्स्ड है। ये कॉन्फर्मेशन कौन सी है बेटा? इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है। ठीक है, तो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में क्या है? ईच ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑन द फ्रंट कार्बन lies exactly in between each of the hydrogen atom on the back carbon। मतलब यहाँ जो कन्फर्मेशन है, जो Ni2 हाइड्रोजन एटम है ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम, वो एक दूसरे से फार अपार्ट है एज पॉसिबल। ठीक है, तो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में जो आपकी रिपल्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जो रिपल्शन आपकी है सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड के बीच में, दैट रिपल्शन इज वेरी मिनिमम, इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी क्या ज्यादा है। लेकिन जो आपके इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है, इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में ईच ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑन द बैक कार्बन लाइज एग्जैक्टली बिहाइंड ईच ऑफ द कार्बन एटम ऑन द फ्रंट साइड। तो यहाँ जो नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम है, दे आर क्वाइट क्लोज। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स of the two non-bonded hydrogen atom repel each other। repulsion होगी तो it raise the energy of eclipsed conformation relative to staggered conformation। तो इस रिपल्सिव इंटरेक्शन को बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो अफेक्ट करता है किसको? विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉन्फॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं टॉर्जियोनल स्ट्रेन। ठीक है, या डाइहिड्रल एंगल उसको हम बोलते हैं, या एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट, जैसे ये आपका है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रोटेशन या डाइहिड्रल एंगल कहलाएगा। एंगल ऑफ रोटेशन, या इसी को हम बोलते हैं टॉर्जियोनल स्ट्रेन, ये टॉर्जियोनल एंगल, और ये हमारा होता है डाइहिड्रल एंगल। ठीक है, टॉर्जियोनल एंगल और डाइहिड्रल एंगल। तो ये आपकी कॉन्फर्मेशन हुई। इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन आप और बना सकते हैं, स्क्यू कॉन्फर्मेशन। स्टैगर और इक्लिप्स दो आपकी मेन कॉन्फर्मेशन है, इसके अलावा थर्ड भी कॉन्फर्मेशन है स्क्यू, या इसको हम गोच बोलते हैं। वो सेम है, फ्रंट कार्बन है बैक कार्बन है, फ्रंट कार्बन पे ये 3 एच एटम हो गए, 1 2 3। यहाँ एग्जैक्टली पीछे नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है एच एटम, 1 2 एंड 3। तो ये हमारी होगी थर्ड स्क्यू कॉन्फर्मेशन। तो ये 3 तरह की आपकी कॉन्फर्मेशन होगी। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात, व्हाट इज डाइहिड्रल एंगल, वो और आप यहाँ पे लिख लें। डाइहिड्रल एंगल, तो डाइहिड्रल एंगल क्या होता है? द रिपल्सिव इंटरेक्शन, या एंगल ऑफ रोटेशन कह दो आप सिंपल सा, एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड, एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है,
साथ में आप ये भी कह सकते हो टोर्जियोनल स्ट्रेन, वो तो चलो आपको बता ही दिया, कर ही लोगे उसको तो आप। अब जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है ना, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में मिनिमम होता है टोर्जियोनल स्ट्रेन, मतलब रिपल्शन कम से कम होती है स्टैगर्ड में। स्टैगर्ड में मिनिमम होता है टोर्जियोनल स्ट्रेन, ठीक है। और जो इक्लिप्स्ड है उसमें मैक्सिमम होता है टोर्जियोनल स्ट्रेन। अब जिसमें टोर्जियोनल स्ट्रेन कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ मैक्सिमम है टोर्जियोनल स्ट्रेन, तो ये तो मोर स्टेबल है, और ये बेटा लेस स्टेबल है, ठीक है, कर लें आप। अब यह एनर्जी की वेरिएशंस भी हम दिखा सकते हैं, पहले आप इतना कर ले फिर आगे करवाते हैं। तो बेटा मान लो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, between the potential energy, between the potential energy and angle of rotation, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे एंगल है 0 डिग्री, यहाँ है 60 डिग्री, यहाँ पर है 120 डिग्री, फिर यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, 240 डिग्री, 60 डिग्री का डिफरेंस होता है ना हर जगह। और यहाँ हमारी पोटेंशियल एनर्जी है 0, क्या है बेटा 0। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आता है, देखिएगा। ये इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है 0 डिग्री पे मान लो, स्टैगर्ड पे आ गई 60 डिग्री पे, फिर से इक्लिप्स पे चली गई 120 पे, फिर से स्टैगर्ड पे आ गई, धन ये फिर इक्लिप्स पे, फिर ये फिर स्टैगर्ड पे। इस तरह का ग्राफ आपका आ रहा है। तो अब आप इस ग्राफ में देखिए बेटा, ये जो कन्फर्मेशन है, ये ऊपर वाला पॉइंट है, इट इज ई, इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड। और जो ये वाला पॉइंट आपका, इट इज स्टैगर्ड, इट इज स्टैगर्ड, ठीक है। ऐसे ये भी आपका क्या हो गया, स्टैगर्ड हो गया। तो ये आपकी स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन होगी, और इनके बीच में जो ये एनर्जी का गैप है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का, इस एनर्जी के गैप का है डिफरेंस 12.55 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो जो नीचे वाले ये कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाई है, इट इज द स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, इट इज द मोर स्टेबल। 1 2 3, 1 2 एंड 3, ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। तो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल। ये आपको पता है मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसका टोर्जियोनल स्ट्रेन कम है, पोटेंशियल एनर्जी भी कम है, ओके। और जो इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन होगी दैट इज द लीस्ट स्टेबल। जैसे मैं आपकी बनाऊं एक इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन, 3H एटम आगे, जस्ट इसके पीछे 3H एटम, 1 2 एंड 3, इट इज इक्लिप्स्ड, इट इज लेस स्टेबल, ठीक है। तो इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन मोर स्टेबल होती है, और इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन लेस स्टेबल होती है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल। और इनके बीच में जो एनर्जी बैरियर है या जो एनर्जी का गैप है वो कितना है, एनर्जी बैरियर इज 12.55 किलो जूल पर मोल, 12.55 किलो जूल पर मोल, इतने का एनर्जी गैप है इसके अंदर, ठीक है।
और बाकी जो ये दोनों कन्फर्मेशन है दे आर इंटर कन्वर्टिबल। जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है दीज आर इंटर कन्वर्टिबल, आपस में इनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टेबल कॉन्फर्मेशन कौन सी है, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड वाले कॉन्फर्मेशन क्या है, स्टेबल कॉन्फर्मेशन है, क्योंकि बिकॉज इसकी मिनिमम तो एनर्जी है, क्योंकि इसकी मिनिमम तो एनर्जी है एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, ठीक है बेटा। तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का, कर ले।